हमारे पास में कोई फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से गिवन है। लेट से ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ठीक है, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ग्राफ है हमारे पास में, लेट से कुछ इस तरह से कर्व है, ठीक है। अब ये जो है ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये x2 है, ये x1 है, तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब y का वैल्यू से मतलब हमारा है कि fx का जो फंक्शन का x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं fx भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, हम बोल सकते हैं ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन कहीं पर भी वैल्यू जो है फंक्शन की कहीं पर भी इक्वल नहीं है। मतलब कि दो एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो, जैसे कि x2 जो आपने लिया उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 है, ठीक है ना। ये हम फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो x1 कॉमा जो पॉइंट होगा वो f ऑफ x1 होगा। तो यहाँ पर हम फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से हमेशा क्या है, यहाँ पर इस सिनेरियो में बड़ा है, ठीक है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से हमेशा बड़ा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो है वो कैसा फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो x की वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है। अगर किन्हीं दो x के लिए फंक्शनल वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी तो उस केस में हम उसको स्ट्रिक्टली वर्ड हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंटरवल के लिए फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास में कुछ सिनेरियो इस तरह से गिवन है, लेट से कि ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ठीक है ना भाई, और कोई फंक्शन जो है वो इस तरह से है हमारे पास में, लेट से कुछ फंक्शन जो है वो इस तरह से, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, लेट से कोई फंक्शन जो है वो इस तरह से, ठीक है, अभी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आप देखो, या फिर और अगर मैं आपको यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पे फंक्शन जो है वो नियरली कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने सपोज करो कि एक x1 मैंने यहाँ पे लिया और एक x2 मैंने यहाँ पे लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यूज है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये फ्लैट है एकदम, ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो गया। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो fx है वो बढ़ तो रहा है, ये बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, बढ़ता जा रहा है। लेकिन x का वैल्यू इंक्रीज करने पर fx का वैल्यू बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं पर बराबर भी हो रहा है, कहीं पर ये कांस्टेंट भी हो रहा है। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे उस केस में हम, ठीक है। तो यहां से अगर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन कहीं पर ये सिचुएशन हो गया कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 हो गया, तो फिर उस सिनेरियो में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, नाउ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, रेदर देन सेइंग कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में तो x1 x2, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन ही हो सकता है f ऑफ x1 से, इक्वल टू नहीं हो सकता है। वहां पर फंक्शन कहीं पर कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर फंक्शन इस तरह से कांस्टेंट हो गया, फ्लैट हो रहा है, मतलब कि उस केस में हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, जो कि यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमारे पास में कोई फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है, ये हो गया हमारे पास में लेट से एक्स एक्सिस, और कोई फंक्शन हमने ड्रॉ किया, वो कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पर फंक्शन कैसा है,
इस इंटरवल में हम बात करें, इस इंटरवल में या फिर इस यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, फिर फंक्शन क्या हो गया, फिर से इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो किसी फंक्शन का नेचर क्या है, कहाँ पर वो इंक्रीजिंग है, जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, अप एरो मतलब कि इंक्रीजिंग, ठीक है, फिर डाउन एरो मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर यहाँ से आगे फिर से हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कैसा है, यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर से फंक्शन क्या है यहाँ पर, इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अप एरो जो है वो बता रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरवल की बात करें, लेट्स से अल्फा से ये बीटा हो गया, तो अल्फा से बीटा के बीच में फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन नहीं का मतलब ये होता है कि वो या तो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, फिर से जो फंक्शन है वो वापस से इंक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक नहीं कहा जाएगा। मोनोटोनिक होने का मतलब है फंक्शन का आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फिर हमने वहां पर देखा इंक्रीजिंग में भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपल इंक्रीजिंग। सिंपल इंक्रीजिंग तो कोई टर्म नहीं हुआ, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की दो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती है, मतलब कि दो एक्स के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यूज हैं, वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 ही होगा, इक्वल टू नहीं हो सकता है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 होगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इक्वल टू नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग के केस में अगर x1 x2 से बड़ा है तो एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो सकता है, मतलब कि वहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में फंक्शन जो है कहीं पर कांस्टेंट भी हो सकता है। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। ओके, so now this is not increasing or decreasing function, this is not a monotonic function overall, so this is समटाइम्स इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, इस तरह से ये चल रहा है। जैसे कि हमारे पास में जब हम किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से अगर मान लो ग्राफ बन रहा है ए ग्रेटर देन 0 के लिए, वी आर टेकिंग एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, फिर वर्टेक्स पे आने के बाद फिर ये नाउ इट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो नॉट मोनोटोनिक। लेकिन अगर हम उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, राइट में देखेंगे तो इंक्रीजिंग है। ठीक है ये बात। नाउ सिमिलरली अगर हम डिक्रीजिंग के लिए बात करें, सपोज करो कि हमारे पास में कोई फंक्शन जो है वो इस तरह से गिवन है, लेट्स से दिस इज अगेन एक्स एक्सिस, और फंक्शन जो है वो इस तरह से हमारे पास में है। ओके, ये भी ले सकते हैं, वैसे तो लीनियर फंक्शन भी लिया जा सकता है, चलिए लीनियर ही ले लेते हैं। तो इस केस में अब आप देखो कि अगर आपके पास में ये हो गया लेट से x2 और ये हो गया x1, ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, सो f ऑफ x2 इज क्लियरली, यहाँ से अब आप बोल सकते हो कि f ऑफ x2 इज क्लियरली लेस देन f ऑफ x1। तो x को जब आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो fx का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर fx का वैल्यू कम हो रहा है, तभी वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि x का वैल्यू इंक्रीज करने पर fx का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, हेंस दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो की अगर हम बात करें तो टू बी मोर प्रिसाइज वी विल से दिस इज, हम बोलेंगे दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इन दिस सिनेरियो वी कैन कॉल इट एज fx इज, अगर ये fx से डिनोट कर रहे हैं y इज इक्वल टू fx, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब कि डाउन एरो फंक्शन, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वी कैन से। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा,
जिसमें कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे fx का वैल्यू कम तो होगा, लेकिन कहीं पर वो कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमने इसी तरह से ग्राफ बना दिया, लेट से दिस इज x एक्सिस, ओके, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, और आपने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ हो गया, ये एक लाइन हो गया इस तरह से। फिर हमने इसको दिखाने के लिए ये कांस्टेंट है, तो फिर हमने यहाँ पर ये एक ही ग्राफ बना रहे हैं हम, ये एफ एक्स को ही डिनोट कर रहे हैं। फिर अगेन दिस इज वी कैन से इस तरह से ये ग्राफ हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप देखो, जब आपने इस इंटरवल में कहीं पर भी, इस इंटरवल में आपने कहीं पर भी इसके करस्पॉन्डिंग, या फिर अगर हम इस तरह से बोलें कि यहाँ पर आपने x1 माना और यहाँ पर अगर आपने x2 माना, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, ये तो दिख रहा है। तो f ऑफ x2 जो है वो स्मॉलर देन होगा f ऑफ x1 से, ये भी दिख रहा है। लेकिन इस केस में वो इक्वल भी हो सकता है। क्यों इक्वल हो सकता है? क्योंकि फंक्शन जो है वो बीच में कैसा है, हम बोल सकते हैं फंक्शन जो है बीच में कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। तो इस केस में इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। वी कैन नॉट यूज द वर्ड स्ट्रिक्टली हियर, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो हमारे पास में ये चार केस आ गए जहां पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिसिटी जो है वो बेसिकली इसी के बारे में बात की जा रही है कि फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। फिर उसमें हमने फर्दर क्लासीफाई किया उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको नोट डाउन करें कि कब हम एक फंक्शन को लेट्स से बर्थ रिमेंबर पॉइंट वी कैन से, एंड पॉइंट 1 अगर हम बोलें उसको, हमारे पास में पॉइंट 1 आ गया कि पॉइंट 1 क्या हो गया हमारे पास में, लेट्स से फर्स्ट पॉइंट, a function y is equal to fx is called strictly increasing function in an interval I। अब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, किसी इंटरवल I में जो है किसी फंक्शन को जो है वो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, जहां पर इंटरवल जो है वो I हो गया, सच दैट अगर हमारे पास में x1 x2 बिलोंग्स टू I, वो उसी इंटरवल को बिलोंग करने वाले दो नंबर हो गए, और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सिंपली से दैट e पावर x, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, और e पावर x का ग्राफ इज वेरी फैमिलियर, वी आर विद e पावर x, कुछ इस तरह से ये आ गया आपके पास में y इक्वल टू e पावर x। तो अभी आप देखो यहाँ पर 2x जब आप सिलेक्ट करोगे, वेयर, अच्छा यहाँ पर वी नीड टू मेंशन दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है ना। यहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल, एंड इसके पहले वी हैव टू मेंशन दैट x1 इज ग्रेटर देन x2 देन दिस, ठीक है। x1 जो है वो x2 से बड़ा है, x1 जो है वो x2 से बड़ा है। यहाँ पर देखो आप, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x1 अगर x2 से बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में x1 f ऑफ x1। तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई? f ऑफ x1, और यहाँ पर x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू है, तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो f ऑफ x2 हो जाएगा। तो फंक्शन वैल्यू वी कैन से दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यहाँ पर हमने क्या बोला? x1 इज ग्रेटर देन x2। तो ये फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
इन इंटरवल आई, तो उसी इंटरवल में हमने x1 x2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. आई गेस दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, or we can say that next birth remember point we have is let's say point 2. क्या बोल रहा है, a function y is equal to fx, वही फंक्शन मान लिया हमने, is called increasing function. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल, कोई एक इंटरवल मान लिया हमने, इंटरवल आई, वेयर x1 x2 belongs to I and x1 is greater than x2. x1 जो है वो x2 से बड़ा है, still f of x1 is greater than equal to f of x2 वाला सिचुएशन अगर अराइज हो रहा है, then in that case we can say that function is increasing function. स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन अगर कहीं पर हो गया बीच में तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे रेदर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. जैसे कि अगर कोई फंक्शन जो है वो इस तरह से हो गया, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर इस तरह से कोई फंक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर वो जो है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ पर अगर आपने कोई अगर x1 और x2 इस तरह से चूज किया जहाँ पर x1 ग्रेटर देन x2 है, तो यहाँ पर x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपस में कैसे है, बराबर हो रहे हैं. तो अगर फंक्शन यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है किसी भी इंटरवल में, तो x1 x2 अगर i को बिलोंग कर रहे हैं, i जो है वो एक इंटरवल है, तो x1 ग्रेटर देन x2 तो है, यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, बट उनके फंक्शनल वैल्यू दे मे बी इक्वल आल्सो. तो इन दिस सिचुएशन हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, और द नेक्स्ट बर्थ रिमेंबर पॉइंट वी हैव इज थर्ड पॉइंट. अब तो आप ये खुद से ही समझ सकते हो, दैट इज a function y equal to fx is called strictly decreasing function in an interval I where हमने दो x चूज कर लिया, x1 x2 belongs to that interval I where x1 is greater than x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो f of x1 है वो लेस देन हो जाएगा f of x2 के. तो अगर लेस देन हो गया, क्या हो गया, लेस देन अगर हो गया तो उस केस में फंक्शन, मतलब कि आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हो लेकिन x का वैल्यू बढ़ाने पर fx का वैल्यू, मतलब कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. अपन x का वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं लेकिन x का वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ जो फंक्शनल वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. मतलब कि x का वैल्यू हमने 1 2 3 4 बढ़ाया, ठीक है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, 1 पे 10 था, फिर 9 हो गया, या फिर 8.5 हो गया, फिर मतलब x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन y का उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू है वो कम होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट e पावर में माइनस एक्स का जो ग्राफ है, e पावर में माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा हमारे पास में, डिक्रीज करता हुआ आएगा, कुछ इस तरह से आता है. x का वैल्यू बढ़ाने पर fx जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कुछ इस तरह से. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा e पावर माइनस एक्स जैसा दिखने लग जाए वैसा ट्राई करते हैं. तो ये फंक्शन जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि fx का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम आपको बनाएं तो ये मान लो कि ये अगर y एक्सिस हो गया लेट्स से,
तो ये वैल्यू होता था 0,1। अभी e पावर माइनस एक्स अगर ये है एफ एक्स इज इक्वल टू या y इक्वल टू ये है, तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लेट से x1 लिया और यहाँ पर ये अगर x2 है, तो अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 यहाँ पर होगा और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं वो यहाँ पर है। तो f ऑफ x2 जो है वो कहाँ पर मिल रहा है हमको, f ऑफ x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो f ऑफ x2 यहाँ पर मिल रहा है। दिस पॉइंट इज 0, f ऑफ x2, ठीक है। और यहाँ पर x1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो उसको अगर हम y एक्सिस पर रखें वो वैल्यू, तो ये जो पॉइंट है आपके पास में ये पॉइंट है 0, f ऑफ x1। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि x1 तो x2 से बड़ा है, लेकिन f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो गया। तो तभी जब भी कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां पर जब हम इनइक्वालिटी में अगर उस फंक्शन को हम ले रहे हैं और वो फंक्शन दोनों तरफ लेने पर और वो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाता है, जिसको हम बोलते थे चौंच चेंज, इफ यू रिमेंबर कि ये जो चौंच इस तरह से है ये चौंच चेंज हो गया। ऐसे याद रखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जबकि कोई 2x हमने लिए उस इंटरवल में और उसमें की x1 अगर x2 से बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू छोटा होगा। मतलब कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 जो है वो छोटा होगा f ऑफ x2 से। अगर x2 जो है वो ऐसा बोल रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, और फंक्शन आपने जो दोनों तरफ लिया है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन होगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में हमको इसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, कई बार गड़बड़ हो जाता है इससे, ठीक है। ओके, नाउ in the last point we want to discuss about the डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर तो हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात किया। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेट्स से नेक्स्ट बर्थ रिमेंबर पॉइंट 4 वी हैव इज कि अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, डाउन एरो डिक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरवल में, इन एन इंटरवल लेट्स से आई जो है वो एक इंटरवल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पर अगेन द सेम थिंग, x1, x2 आर द 2 पॉइंट्स इन द इंटरवल, इन द सेम इंटरवल वेयर x1 इज ग्रेटर देन x2, जहाँ पर x1 जो है वो x2 से बड़ा है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अभी यहाँ पर क्या चेंज आ गया कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से तो छोटा होगा, ये बात तो तय है क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x का वैल्यू बढ़ाने पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो कम होगी, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल भी आएगा, आ सकता है, ठीक, आने दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे कि अगर हम ग्राफिकली इस बात को समझें तो लेट से ये हो गया आपके पास में वही पुराना x एक्सिस, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने कोई अगर फंक्शन बनाया जो कि डिक्रीजिंग है और कुछ इस तरह से है, ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये कुछ यहाँ पर ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। कट भी कर सकता है एक्स एक्सिस को, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तो केवल दिखाने के लिए हम ऊपर ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो, अगर आपने यहाँ पर चूज़ किया कि ये x2 है और ये x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज देखो, जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है तो x1 तो ग्रेटर देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो कैसा है, f ऑफ x1 जो है
यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे लेते आप x1, यहाँ लेते x2, तो ये तो f ऑफ x1 जो है वो छोटा होता है f ऑफ x2 से। क्लियर है ये बात? तो लेकिन यहाँ पर जब आपने इस कांस्टेंट वाले पार्ट में जब 2x लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ फंक्शनल वैल्यू है वो दे कैन बी इक्वल आल्सो। तो इस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज दैट गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डाउन जो एरो है वो क्या बता रहा है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग। ओके, सो आई गेस दिस इज क्लियर। तो ये जो 4 सिनेरियो हमने देखे, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बर्थ रिमेंबर पॉइंट है हमारे पास में, दैट फॉर फंक्शन टू बी strictly increasing function, simply increasing function, there is no term for the increasing is simply increasing, it means increasing function, strictly increasing function and strictly decreasing function and decreasing function। ठीक है, ये 4 जो केसेस है हमारे पास में, इन चारों केसेस में फंक्शन को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताने के लिए फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, need not to be continuous or differentiable। so this is we can say this is very important point we have। ठीक है, ये बात हमको याद रखना है कि फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हो, इंक्रीजिंग बोल रहे हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहे हो या डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हो, तो फंक्शन का उस मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है बात? तो अभी जो हमने यहाँ पे बात करी, हमने फंक्शन के इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करी ओवर एन इंटरवल। एक इंटरवल में जो है वो फंक्शन किस तरह से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा उसके बारे में हमने समझा। तो आगे चल के जो है वो हम फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के बारे में समझेंगे। तो वो भी वैसा ही है जैसा कि हम किसी इंटरवल में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर इस बात को हम समझें, लेट्स से, अब आगे क्या समझेंगे अभी ही समझ लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द मोनोटोनिसिटी ऑफ एनी फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ एनी फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में ही हम बात करना चाह रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट लेट्स से x इज इक्वल टू a पर हम बात करना चाह रहे हैं कि फंक्शन क्या है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो उसके लिए किसी भी एक पॉइंट पर फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए या मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, अगर हम ये बात करें किसी गिवन पॉइंट पर, ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, और वो जो गिवन पॉइंट है हमारे पास में वो लेट से x इज इक्वल टू a है। तो हम क्या करेंगे, हम उस x इज इक्वल टू a के अबाउट एक इंटरवल फॉर्म करेंगे। अब वो इंटरवल जो है वो बहुत स्मॉल होगा, तो x इज इक्वल टू a के अबाउट इंटरवल फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि लेट से ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ठीक है, और x इज इक्वल टू a पर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। तो हमने क्या किया, अगर मान लो कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेट्स से छोटा सा फंक्शन है ना, मतलब कि छोटा सा इंटरवल लेना है ना, तो लेट्स से कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और लेना तो हमको छोटा सा ही इंटरवल है, लेकिन समझने के लिए लेट्स से कि a पर तो ये हो गया।
अब हमने एक इंटरवल फॉर्म करने के लिए क्या किया, एक बहुत छोटा इंटरवल लेने के लिए, बट अपन को समझ में आए उसके लिए वो दूर दूर बनाना जरूरी है। ये पॉइंट हो गया लेट से a प्लस एच कॉमा 0, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गया हमारे पास में लेट से a माइनस एच कॉमा 0। तो अब हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का नेचर समझने के लिए, मतलब कि उसके मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करने के लिए कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अबाउट x इज इक्वल टू a, हमने क्या किया, एक इंटरवल फॉर्म कर लिया उसके बहुत पड़ोस में। तो यहाँ पर वेयर h इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ठीक है ना, h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा है। तो a प्लस एच जो है और a माइनस एच जो है वो x इज इक्वल टू a के इतना दूर दूर नहीं है वो, ठीक है, उतना ही पास पास है जितना हम इमेजिन कर पाए, लेकिन देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो अब a माइनस एच और a प्लस एच, अब जो एक इंटरवल बन गया आपके पास में, नाउ वी वांट टू डिस्कस, अभी हमने x इज इक्वल टू a पर डिस्कस करना था, अब हमने क्या किया, एक इंटरवल फॉर्म कर लिया। अब वो इंटरवल क्या आ गया आपके पास में, a माइनस एच से a प्लस एच। तो अब आपने a माइनस एच से a प्लस एच के बीच में आपने दो x के वैल्यू ले लिए, लेट से अल्फा कॉमा बीटा। अभी हमने क्या किया, x इज इक्वल टू a पर मोनोटोनिसिटी देखने के लिए हमने क्या किया, एक इंटरवल फॉर्म कर लिया। वो इंटरवल क्या आ गया आपके पास में, वो इंटरवल आ गया आपके पास में लेट से ये, यहाँ से हमने एक इंटरवल बनाया और x जो है वो अब बिलोंग कर रहा है a माइनस एच से a प्लस एच, वेयर h इज वेरी 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 स्मॉल। जैसे कि x इज इक्वल टू 7 पे इफ वी वांट टू डिस्कस, तो हमने 7.000001 और 7 के जस्ट पहले 6.999999, मतलब जितना क्लोज आप उसको ले पाओ उतना क्लोज की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन समझने के लिए उसको हमने थोड़ा दूर दूर ड्रॉ कर रखा है, हालांकि वो इतना दूर दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने h को जो है वो वेरी वेरी स्पेशल, मतलब कि वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो वीवीएस लक्ष्मण की बात नहीं करते, पर यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए हमने h को बहुत छोटू ले रखा है, दिस इज वेरी छोटू, ठीक है। तो छोटू अगर इसमें अपन लिखेंगे तो h जो है वो इस तरह से छोटू है, ठीक है, मतलब कि छोटू अगर आप लिख रहे हो तो दिस h इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा चलिए, तो h जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, उस वजह से ये इंटरवल भी बहुत छोटा है, बट स्टिल हमने समझने के लिए क्या किया, अभी यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा हमने ले लिया बिलोंग्स टू, और इस इंटरवल को अगर हमने मान लो बोल दिया लेट से आई, ये इंटरवल आई है, तो अल्फा एंड बीटा वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल आई, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है और एफ ऑफ बीटा जो है वो अगर एफ ऑफ अल्फा से बड़ा आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, तो इस इंटरवल में फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही हम फंक्शन को बोल देंगे अबाउट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा जो है वो उस इंटरवल में लाई कर रहा था और बीटा ग्रेटर देन अल्फा था और एफ ऑफ बीटा जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा है, तो हम बोल देंगे कि नाउ वी कैन से दैट फंक्शन इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल आई, और आई इंटरवल हमने लिया क्या है, a माइनस एच से a प्लस एच पर, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। तो हमने क्या किया, किसी पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने एक इंटरवल फॉर्म किया, और जिस तरह से हमने इंटरवल के लिए जितने भी हमने सिनेरियो देखे सेम वे में हमने क्या किया, इस इंटरवल के बनने के बाद में दो x ले लिया अल्फा बीटा, और फिर अगर ऐसा हो रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अब यहाँ पे मान लो हो रहा होता है कि अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन अल्फा के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आ रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली हटा देते हैं हम और इंक्रीजिंग इन द इंटरवल आई। अगर बीटा और अल्फा के करस्पॉन्डिंग अगर इस तरह से आ रहा होता कि एफ ऑफ बीटा इज लेस देन एफ ऑफ अल्फा आ रहा होता, या लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आ रहा होता, तो अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम बोलते डिक्रीजिंग अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर मोनोटोनिक जो है फंक्शन की मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल हमने पहले क्रिएट कर लिया, और वो इंटरवल क्रिएट करने के लिए क्या किया हमने,
एक h ले लिया, दैट इज वेरी वेरी छोटू, और उसके चलते हमने एक इंटरवल फॉर्म किया, इंटरवल फॉर्म हो गया, फिर उस इंटरवल में हमने 2x लिए, और फिर उस इंटरवल में फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है उसी पर हमने कमेंट कर दिया। अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग बोल दिया हमने, अबाउट x इज इक्वल टू ए। तो इस इंटरवल में जैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है सेम वो है x इज इक्वल टू ए के लिए हम कमेंट कर सकते हैं। सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।